अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। ओपन मार्केट और फिर इंटरबैंक में रुपए की मुसलसल गिरावट से जो मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही थी, अचानक उसे रिवर्स गियर लग गया है। मईशत के बुनियादी मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर मार्केट्स में सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आर्मी चीफ ने हफ्ते और इतवार को ताजिर बरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूद ताजिरों ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि स्मगलिंग, डॉलर की कदर में हेर फेर और जखीरा अंदोजों पर क्रैक डाउन किया जाएगा। और फिर कल डॉलर ओपन मार्केट में 9 रुपए गिरा, आज 8 रुपए मजीद गिरा और 2 दिन में 17 रुपए गिरकर 312 रुपए पर बंद हुआ है। जबकि इंट्राडे में कुछ एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट खरीदारी की हद तक बराबर था, यानी 307 रुपए पर भी आ गया था। जबकि आज इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी के बाद 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ और अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 5 रुपए का फर्क IMF की 1.25% के फर्क की शर्त के करीब आ गया है। और आज जियो न्यूज के मुताबिक हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। खबर के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड किया जाएगा। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक FC ने बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करके चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अब देखते हैं कि ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहता है और स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम में कितनी कामयाबी होती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने आज एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से बुनियादी इस्लाहात करने का फैसला किया है और आज उसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में बाकायदा एक्सचेंज कंपनीज के अलावा कैटेगरी B की तकरीबन 20 से ज़ायद एक्सचेंज कंपनीज है और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इन इस्लाहात में यह बात भी शामिल है कि ज़र मुबादला का कारोबार करने वाले सफ़े अव्वल के बैंक अवाम की ज़र मुबादला की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मिल्कियत में एक्सचेंज कंपनियां बना सकेंगे और मौजूदा एक्सचेंज कंपनीज के मुख्तलिफ इक़साम और उनकी फ्रेंचाइज ब्रांचेस को यकजा करके उन्हें एक्सचेंज कंपनीज की वाहिद कैटेगरी में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका एक मुकर्ररा दायरा कार होगा, यानी एक वेल डिफाइंड मैंडेट होगा। जबकि एक्सचेंज कंपनीज की कम से कम सरमाई की शर्त यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि कैटेगरी B की एक्सचेंज कंपनीज अगर अपना कारोबार जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज 3 माह के अंदर अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद खुद बाकायदा एक्सचेंज कंपनी की हैसियत हासिल कर सकती हैं और अगर 3 माह के अंदर अंदर ऐसा ना किया गया तो उनका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज कंपनीज की फ्रेंचाइज की ब्रांचेस के लिए यह है कि 3 माह के अंदर एक्सचेंज कंपनीज की कैटेगरी B की फ्रेंचाइज ब्रांचेस तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद या तो अपना कारोबार मुतल्लिका बाकायदा एक्सचेंज कंपनी को फरोख्त कर दें या उसके साथ जम हो जाएं। जबकि इन 2 ऑप्शंस के तहत B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां और एक्सचेंज कंपनियों की फ्रेंचाइज तब्दीली का अपना प्लान जमा कराएंगी और 1 माह में स्टेट बैंक से NOC हासिल करेंगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद अवाम को खिदमात की बेहतर फराहमी और एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में मुसाबकत और शफाफियत लाना है। इस तरह इस शोबे में गवर्नेंस, दाखिली जांच पड़ताल और ज़ाब्तों की तामील की रिवायत मजबूत होने की उम्मीद है। इस हवाले से बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वली बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में क्या फैसले हुए हैं इसके बारे में उनसे बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब, ज़ाहिर है 2 दिन में 17 रुपये गिरा। आज आप जो एक्सचेंज कंपनी है 307 रुपये तक वो खरीदारी करती नजर आई, यानी कि तकरीबन इंटरबैंक और ओपन मार्केट बराबर हो गया था। क्या ये वाकई जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके दबाव का ही नतीजा है? बिल्कुल उसी दबाव का नतीजा है और मैंने आपके परसों प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त की थी कि जितनी भी हवाला और ब्लैक मार्केट में वो एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े होकर हमारे कस्टमर को घेर के ले जाते हैं और उसको हाई रेट करके उनसे करेंसियाँ आउट ऑफ बुक ले लेते हैं, फिर स्मगलिंग करते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिए जाए और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्हें टास्क फोर्स बनाई और परसों से ये टास्क फोर्स अपना वर्क कर रही है, रखी भी कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, बड़े बड़े मगरमच्छों को। और ये मैं समझता हूँ परमानेंट जानी चाहिए आसिम मुनीर साहब को ये फैसला। और उन्होंने देखो, मैं पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में पहले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए वो बैक फुट पे खेलते थे, पीछे रह के खेलते थे, लेकिन इन्होंने क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया। तमाम
ताजर बरादरी के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और उनको जो भी चीज़ें हैं उनको हल करने की यकीनदानी दिलाई और इसी तरह फैसिलिटेशन कोर्स उनको बनाई है। सारी चीज़ें उम्मीद की एक दुनिया जो नाउम्मीद थी और मायूसी फैले रही थी वो उम्मीद में बदल मगर गई बोस्तान साहब, जो और स्टेट हमें बैंक ने आज कदम उठाया है फ्रेंचाइज के हवाले से, बी कैटेगरी की तो एक्सचेंज कंपनीज खत्म ही हो जाएंगी, 20 करोड़ से 50 करोड़ कैपिटल कर दिया है। अगर वो बाकायदा एक्सचेंज कंपनीज बनना चाहती हैं तो खत्म तो ठीक है, वरना उनका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। बी कैटेगरी अब अलाउड नहीं होगी, या तो मर्ज करें एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ या अपने ऑपरेशन सेल करें या फिर बाकायदा एक्सचेंज कंपनी बनाइए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब दुबई में थी उसी तरह उनकी 170 कंपनियों से 65 कंपनियां रह गई हैं और हमारे बैंक भी देखे ना, पहले कितने बैंक थे, अब चंद बैंक रह गए, मर्ज हो गए। और कैपिटल बढ़ाने का ये फायदा है कि जो भी कैपिटल उसको पता है मैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई गलत काम करूंगा तो मुझे बड़ी सजा मिलेगी और पेनल्टी लगेगी, क्योंकि बी कैटेगरी का कैपिटल बहुत ही कम था। तो उसको देख 2.5 करोड़ का टोटल कैपिटल था, आप उसको जो है 50 करोड़ पे ले जाने के लिए उसको पूरे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के कंप्लाइंस और AML का लाभ बेहतर होगा। लोगों को जो कंप्लेनें बी कैटेगरी कंप्लेनें भी बहुत आ रही थी, ये ज़्यादा इनमें ज़्यादातर लोग जो उल्टा बुक काम करते हैं, उसकी वजह से सारी सेक्टर बदनाम हो रहा था। तो ये उनके लिए मौका दिए गए, अगर वो अपने आप को मर्ज कर लें या फिर किसी को बेच दें अपना सेटअप। तो इससे ये हो कि फ्रेंचाइजिंग को भी यही कहा है कि वो भी अपना सेटअप बेच दें और या मर्ज कर दें। तो ये इससे मैं समझता हूँ एक्सचेंज कंपनी का जो रोल है वो बढ़ जाएगा और पब्लिक को अच्छी सहूलतें मिलेगी। और मैं जो ठीक है, इस वक्त और खुरम शहजाद साहब, आपका शबरजैदी साहब हो, उनका तो ये मुतालबा था कि एक्सचेंज कंपनीज को बंद ही कर देना चाहिए। सारी जो रुपए की मैनिपुलेशन है, डॉलर की मैनिपुलेशन है, करेंसी मैनिपुलेशन है, उसकी एक्सचेंज कंपनी जिम्मेदार हैं, बैंक्स के जरिए काम किया जाए, ये सारा मामला हो। बट स्टेट बैंक ने जो कदम उठाया उसमें बी कैटेगरी और फ्रेंचाइज उनको खत्म करने की बात की गई है, ये दुरुस्त कदम है? देखो जी, ये मैं समझता हूँ मुस्ताद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। खुरम शहजाद साहब से मैंने सवाल किया, मैं आपकी तरफ आता हूँ उनका जवाब लेके। जी खुरम शहजाद साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए बिल्कुल ये एक वो कहते हैं ना स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक स्टेप लिया गया है और इससे जैसे बुस्तान साहब ने भी कहा कंसोलिडेशन बहुत बेहतर है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा शाहजेब, इसमें एक और एस्पेक्ट है जो स्टेट बैंक ने पॉइंट आउट किया है, वो ये कि बैंक्स को इस बिज़नेस में आना चाहिए। बैंक्स को अपने रिटेल ब्रांचेस के थ्रू या अपनी जो है वो इसमें 100% ओन सब्सिडरीज जो है बना के जो है वो एक्सचेंज कंपनीज लॉन्च करनी चाहिए। इसमें आप देखें स्टेट बैंक ये जो है इस तरह की अगर चीज़ करता है तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। उसके दो चार पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो देखें बड़ी बात ये है कि जो टोटल बैंकिंग सिस्टम है हमारा, ये जितने नंबर ऑफ बैंक्स हैं इनकी टोटल ब्रांच नेटवर्क देखें 16,000 ब्रांचेस हैं तकरीबन, और तकरीबन 15,000 ब्रांचेस तो मेन जो बड़े बैंक्स हैं इनकी हैं और तकरीबन कोई 1,300 ब्रांचेस तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की हैं। तो उनके पास तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी जो है उनके पास सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी वो जो है वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में। तो क्यों ना ये बिजनेस वहाँ पर ट्रांसफर हो, वो इसको देखें। हम देखें FATF की जो है वो चुंगल से निकले हैं, ग्रे जो है लिस्ट से निकल के FATF के व्हाइट लिस्ट में आ गए हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम एक तरफ कंसोलिडेशन करें जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और वेल कैपिटलाइज्ड जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, बड़े नाम है, अच्छे नाम है, वो आके इस बिजनेस को देखें पहले स्टेप में। पहले प्राइमरीली तो देखें, आइडियली ये है कि बैंक चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हर तरह से जो है वो फॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स होते हैं और अच्छे कंपटीशन होता है उनके दरमियान, तो ये ज्यादा बेहतर होगा बनस्बत इसके कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट। यानी आप अभी भी ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि बैंक्स के जरिए ही ये मामला हो बजाय इसके कि एक्सचेंज कंपनीज के जरिए हो? आप अभी भी इस राय पर कायम है? एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है कि देखें, जैसे मैंने कहा कि ब्रांच नेटवर्क है, आप FATF के व्हाइट लिस्ट में हैं, आपके पास वेल रेगुलेटेड जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर है, आपकी रोज की ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन जो है वो रिपोर्ट होती है स्टेट बैंक को रेगुलेट करना आसान होगा। उसके साथ आप ये देखें, जो भी कस्टमर आता है वो चेक के थ्रू पे कर सकता है और सीधा अकाउंट में उसके जो है वो करेंसी जा सकती है और अकाउंट से वो बाहर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुई हैं, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और आपकी कैश इकोनॉमी कम हो सकती है, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो मेरे जी बोस्तान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर मैं मेहताब हैदर साहब का से एक पॉइंट ले लूं कि मेहताब साहब, इस्लामाबाद में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि हर किस्म की स्मगलिंग पर क्रैकडाउन होगा, चीनी के ऊपर किया भी है, करेंसी इंप्रूव कर रही है। क्या कोई वाकई मुस्तकिल नोयत के फैसले किए गए जो आर्जी नहीं साबित होंगे और वाकई एक बाकायदा क्रैकडाउन होगा? देखिए, ये इंटरवेंशंस जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, और आर्मी चीफ ने आपको पता है कि जो बिजनेसमैन से मुलाकात की
उसमें भी इस चीज़ का उन्होंने इंदिया दिया था और उसके मुताबिक ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक ये डॉलर्स के मामले में, तो जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, और वो फंडामेंटल्स क्या हैं? फंडामेंटल्स ये हैं सर कि हम डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करें। अब डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करने के हवाले से ये जो ग्रे मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के अंदर ये डिफरेंस कम हो रहा है, इससे रेमिटेंसेस इम्प्रूव होंगी। लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ और इंपोर्ट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस की दोबारा से बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे एक हॉलिस्टिक और एक कंप्रिहेंसिव जो है वो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आर्मी की सरपरस्ती में ये सारे लिए जा रहे हैं, कस्टम्स के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टीम का ओवरऑल विजन है वो मैं समझता हूँ अभी तक लैकिंग है। मैं आपको बताऊँ, कल एक CDWP की मीटिंग हो रही है, उसमें डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक प्रोग्राम है ADB का, $300 मिलियन की उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो अप्रूव किया जाए। कल वो अप्रूव होने तो जा रहा है, इसी तरह वर्ल्ड बैंक का। लेकिन इसके साथ साथ एक ओवरऑल एक फ्रेमवर्क और एक मार्केट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको दूर करने के लिए जो फाइनेंस टीम है ये भी सामने आए और ये भी बताए कि हमारे अगले 3 से 6 माह में कितने डॉलर इनफ्लोज आने हैं। वो फंडामेंटल्स भी ठीक हों, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ठीक हों, फिर बात आगे बनेगी। जहाँ तक आप चीनी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक एक कदम उठाया जा रहा है, चूँकि मार्केट में चीनी अवेलेबल है लेकिन स्मगल आउट हो रही है, और स्मगल आउट होने के अंदर कस्टम्स के साथ साथ बाकी जितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब इन सब के ऊपर क्रैकडाउन करें, होर्डिंग के ऊपर क्रैकडाउन करें, ताकि इफेक्टिवली जो चीनी की कीमत है उसको कम किया जा सके। और बोस्तान साहब, अब ज़ाहिर ये जो मुतालबा है, ये खुर्रमशद साहब भी कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ये है कि कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए ही काम हो। एक्सचेंज कंपनीज भी ज़ाहिर चेक के ज़रिए भी काम करती हैं, मगर एक दूसरी बुक भी चलाती हैं जिसमें बग़ैर शनाख्ती कार्ड के, बग़ैर टिकट के, बग़ैर पासपोर्ट के ज़्यादा रेट पर, डबल रेट पर वो दे देती हैं, डॉलर्स दस्तयाब होते हैं, डबल बुक्स चलाती हैं, ग्रे मार्केट चलाती हैं। कमर्शियल बैंक्स हो, प्रॉपर फॉर्मल हो, स्टेट बैंक की सुपरविजन में हो, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाए। नहीं खुर्रम साहब, ये नहीं कह रहे कि सारे ही को अच्छी कंपनियों को रहने दिया जाए और जो ऐसी तरह गंदे अंडे उनको फेंक दिया जाए। तो ये सही कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं कि एक कैटेगरी जो है उनको जो है अच्छी रेपुटेशन है, उनको अच्छी सहूलतें दी जाए और आवाम की खिदमत करें। जो बैंकों की बात है उनका, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस वक्त 31 बैंकें कमर्शियल और उनकी 16,000 ब्रांचें हैं। वो मुल्क में सालाना जो है तकरीबन 1,25,000 माहाना डॉलर लेके आ रहे हैं। मैं ये आप बड़ा आम सवाल बता रहा हूँ। 31 बैंक है, 16,000 उनकी लोकेशन है और 1,25,000 डॉलर वर्कर रेमिटेंस लेके आ रहे हैं। जबकि एक्सचेंज कंपनियां टोटल 26 हैं और उनकी 1200 ब्रांचें हैं और वो तकरीबन 4,16,000 जो है माना वर्कर रेमिटेंस लेके आ रही हैं और 6 अरब डॉलर साल का एक्सचेंज कंपनियां लेके आ रही हैं। और एक्सचेंज कंपनी ने पिछले 12 साल में 50 अरब डॉलर मुल्क में लेके आई हैं और उसमें से 31 अरब डॉलर जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के जरिए दिया और बाकी आवाम को दिया। एक्सचेंज में बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ एक और बात जो कि बड़ी ज़रूरी है लोगों के नॉलेज में हो, मैंने आला हुकाम को भी ये चीज़ बताई है। 1993 से पहले तमाम जो कारोबार था और वो सब का सब कमर्शियल बैंकों के पास था और सिर्फ 2 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस आती थी। आप चेक भी कर लें। और ये जितने भी बैंक थे ये सारे का सारा जो करेंसी काउंटरों पे आती थी तो वो सारी की सारी बेच देते थे ब्लैक मार्केट में। तो ये तो ऑलरेडी आजमाए हुए लोग हैं। जब से एक्सचेंज कंपनी आई हैं आपकी वर्कर रेमिटेंस 30 अरब डॉलर तक चली गई है और आप हर जगह रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उसके बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है जहाँ तक कमर्शियल बैंक्स का ताल्लुक है। मगर अब ये बताएगा कि कल अब ये 2 दिन में 17 रुपए हो गए, तकरीबन जो IMF की शर्त है उसके बराबर आ गया, वरना इंटरबैंक और ज़्यादा स्लाइड करता। अब क्या ये यहाँ पर अब रुक जाएगा, कम से कम एक इस्तेहकाम आएगा, या आप मजीद प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर पर? देखो जी, ये मैंने आला काम से मसलसल ये आपके प्रोग्राम से भी मैंने ये परसों बात की थी, आज भी मैंने यही बात उन्हें बताया है। ये परमानेंट बेस पे होने, ये एक नहीं, ये कुत्ते की दुम में इसको काटना पड़ेगा। जितने भी ब्लैक मेलर हैं और ये जितने भी सट्टेबाज हैं, और इन्होंने 9,000 अरब रुपया जो है बिजनेस कौंसिल ने बताया कि बैंकों से बाहर रखा हुआ और हर चीज़ में सट्टा करते हैं। जो ये चीनी की आपने बात की है, 23 लाख टन चीनी पड़ी है, हाँ रिकॉर्ड 10 लाख टन अभी और सीजन की, 33 लाख
टन 2 साल का जो जखीरा है। वैसे मुझे डॉलर का बताइएगा आप, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का रिएक्शन या रिस्पांस, या क्रैकडाउन के नतीजे में क्या ओवर रिएक्ट किया है, ज़्यादा गिर गया है, या फिर आपके ख्याल में जो मैनिपुलेशन थी उसकी वजह से बढ़ ज़्यादा गया था और डॉलर मजीद गिर सकता है? देखो, ये सट्टेबाजों ने बढ़ाया था और स्मगलिंग कर रहे थे हाई रेट पे खरीद के। हमारी वर्कर ऑफ इंडिया हवाला मार्केट ने देखो $1 अरब माना थी, वो 3 अरब से कम हो गए, $2 अरब आ गए, वो वहाँ हवाले वाले रहे थे। जहाँ ब्लैक मार्केट एक्सचेंज कंपनी का इन्होंने माना जो $1 अरब आता था, तो वो कम हो के 300 मिलियन पे आ गया, 700 मिलियन हमारा खींच लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने बताई, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। जब एक्शन हुआ, सप्लाई पड़ी, अल्लाह का शुक्र है डॉलर अपने एक्चुअल रेट पे आ गया है। और 2 महीने पहले अब यही रेट था, $3 का फर्क था। ये तो आर्टिफिशियली रेट बढ़ा के फिर आवाम भी इसमें शामिल हो गई खौफ की वजह से। और तबसरे भी आपके सामने आ रहे थे, डॉलर का रेट बहुत जल्द, कोई कह रहा था 400 का होएगा, कोई कह रहा है 500 का होएगा। तो वो बेचारे जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन जो उन्होंने चीज़ें 2 महीने बाद खरीदना था डॉलर, वो आज खरीद रहे थे। तो अब से अल्लाह का शुक्र है गिरे, आज दो दिन से हमारे पास कुछ बेचने तो हर कोई आ रहा है, लेकिन लेने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये इससे साबित है लोग रुक गए हैं। और जो सट्टेबाज थे और जो ब्लैक मार्केट तो अंडरग्राउंड हो गई है। और हुकूमत जो है उन्होंने वादा किया है खुर्रम साहब, हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है इकोनॉमी के अपनी जगह पर हैं, डेफिसिट रन करते हैं हम, डेट की रीपेमेंट करनी है हमने, करंट अकाउंट खसारा दोबारा आ गया है। तो आपको लग रहा है कि फंडामेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से और इम्प्रूवमेंट आएगी, या ये क्रैकडाउन का और डंडे के नतीजे में जो वापस डॉलर ने रिवर्स गियर मारा है ये टेम्परेरी साबित होगा? देखिए शाहजेब, लार्जली अगर आप देखें जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, हमारे कर्जों की अदायगियां हैं और अब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं। $90 पर बैरल से ऊपर चला गया है ऑयल, जो कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने में 85-80 के अराउंड चल रहा था, और उससे कुछ महीना पहले आपने देखा $70 के अराउंड भी आ गया था। तो ये एक हमने जहन में रखना है कि डॉलर की जेन्युइन डिमांड बढ़ जाएगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि इंटर बैंक में डिमांड बढ़े, उसमें जेन्युइन अगर डिमांड बढ़ती तो डेफिनेटली आपका रुपया जो है वो कमजोर होगा। बट वो डिमांड सप्लाई ड्रिवन होना चाहिए, जिसमें हमने कर्जों की अदायगियां करनी है, उसके साथ हमने इंपोर्ट्स को खोलना है, इंपोर्ट्स की वजह से आपकी इकोनॉमी खुलेगी। लेकिन इसके साथ साथ रुपया क्यों कमजोर होगा उसकी वजूहत ये तो है ही हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव आपके यहाँ स्पेकुलेशन हो रही थी, जो ये ओपन मार्केट में हो रही थी, उसकी वजह से आपको इंटरबैंक भी ऊपर लेके जाना पड़ रहा था, अदरवाइज आपकी रेमिटेंसेस जो है उस तरफ गिरना शुरू हो जाती। ये अगर कंट्रोल होता है या फिर ये वेल गवर्न होता है या यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, तो एक्सेसिव जो वीकनेस है ना, बहुत ज़्यादा आपकी रुपए की जो कमजोरी है वो रुक जाएगी। एटलीस्ट स्मगलिंग के थ्रू जो हो रही है वो रुक जाए, आपके यहाँ होर्डिंग हो रही है वो रुक जाए। इसकी वजह से आपके इंटरबैंक को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा एक्सेसिवली, जेन्युइन डिमांड सप्लाई के थ्रू जाएगा आपका रुपया, क्योंकि कमजोर है, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट कब आती है, कैसे आती है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आर्मी चीफ ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि एफडीआई आपकी जो है वो कमिटेड है और वो आएगी। इसकी वजह से आपके डॉलर का जो है वो जो कीमत है लोकल मार्केट में, उसमें स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, और ये होना चाहिए जल्द से जल्द हम इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज करें ताकि यहाँ से स्टेबिलिटी। और ये खास फैक्टर है डॉलर शाहजेब, जिसका से इन्फ्लेशन भी आपकी हट होती है, आपके कर्जों की भी जो है वो कर्जों को भी हिट पड़ती है, इंटरनेशनल लोकल दोनों। और रुपया जो है उतना ज़्यादा सप्लाई होता है, गवर्नमेंट पे डेट लेती है। ये जब तक गवर्नमेंट रोकेगी नहीं अपने खर्चों को नहीं कम करेगी, आपके यहाँ महंगाई जो है वो चलती रहेगी और रुपया वीक होता रहेगा। तो इनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हम रुपया छाप रहे हैं, जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है, उसका एक अलग प्रेशर आता है। मेहताब हैदर साहब, IMF का इंतजार था बिजली के बिलों के हवाले से। कल भी वज़ीर तवानाई ने कहा कि अभी IMF ने रद्द नहीं किया है, हम तवक्को कर रहे हैं, उन्हें मुसलसल डेटा दे रहे हैं। कोई डेवलपमेंट हुई है या अभी तक नहीं हुई है बिजली के बिलों के हवाले से, IMF के रिस्पॉन्स के हवाले से? देखें, अगर उनके प्लान्स रद्द नहीं किए तो वो आके उसको अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे? बुनियादी तौर पे जितनी भी चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं उन पे IMF को कन्विंस नहीं किया जा सका, और बुनियादी तौर पे वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे खड़े हैं। कैपेसिटी रीपेमेंट्स का इशू है वो खड़ा है। आप ये देखें कि जो डेफिसिट है, आज ही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि हम जो बिजली की चोरी है उसके बारे में भी उन्होंने कहा जी हम उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। तो बुनियादी तौर पे वो जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं वो खड़े हैं, और IMF भी यही बात कर रहा है कि आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जब तक आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे और आप पैच वर्क करने की कोशिश करेंगे तो ये पैच वर्क सस्टेनेबल नहीं होगा।
IMF के वो इतराज़ात है, और जब हम कन्विंस कर लेंगे तो उसके बाद ही IMF का जो है वो गो हेड होगा, और गो हेड होने के नतीजे में ही चीज़ें जो है वो अनाउंस की जा सकेगी। अगर आप मुझे एक इजाज़त दें तो मैं डॉलर के बारे में एक बात जो है वो करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो IMF के प्रोग्राम की एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कि ओपन मार्केट के अंदर और इंटरबैंक मार्केट के अंदर 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में जो फर्स्ट रिव्यू हो उसमें पाकिस्तान को ये टेकअप करना पड़ेगा, और इस पे IMF से इसको रिव्यू करवाने की जो है वो दरख्वास्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इंटरबैंक मार्केट के बजाय जो ओपन मार्केट है वो ड्राइव करना शुरू हो गई है, और ये प्रॉब्लमेटिक है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक जो स्टेबिलिटी है वो एक्सचेंज रेट के अंदर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और मसला पैदा हो रहा है क्योंकि वकला के बाद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालबा किया है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, जो कि आइन के मुताबिक वो दे सकते हैं, मगर वो नहीं दे रहे हैं, खामोश हो गए हैं। क्या मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त पाकिस्तान की वकला बिरादरी ना सिर्फ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इस इख्तियार के पीछे खड़ी हो गई है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ भी इस मुतालबे को आईनी करार दे रही है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। और तहरीक इंसाफ भी, खुद तहरीक इंसाफ भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर रही है, मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक भी खुद तहरीक इंसाफ से है और जिनसे मुतालिक ये खबरें आ रही थी कि वो बहुत जल्द 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए नवंबर के किसी दिन का इंतखाब करेंगे और उसका बाकायदा ऐलान करेंगे, वो अब अचानक इस मामले पर खामोश हो गए हैं। इस हकीकत के बावजूद कि उनकी अपनी जमात और पाकिस्तान की वकला बिरादरी भी उनके इख्तियारात को आईनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम कर रही है, वो खामोश है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असेंबलियों की क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की मुद्दत से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल की तशरीह कर चुकी है। असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात पर कौम में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात के इल्तवा की इलेक्शन कमीशन की कोशिशों को कौम ने मुस्तरद कर दिया है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास अवाम को वोट के हक से महरूम करने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन की जुज़वी या कुली मौतली आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। मसाइल का हल इंतखाबात के बरवक्त आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद में पोशीदा है, और सदर अपना इख्तियार बरूए कार लाते हुए आम इंतखाबात की तारीख का तयन करें। जबकि कल पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई, जिसमें मुख्तलिफ मामला समेत यह करारदाद भी मंजूर की गई कि सदर अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्हें किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है, और 9 सितंबर को दीगर मुल्की मसाइल समेत 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सबसे पहले जो करारदाद मंजूर की गई वो ये है कि सदर पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत बनती है। ना तो उन्हें किसी से मशावरत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और से लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के। हम ये ऐलान करते हैं कि 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला बिरादरी और कानूनी माहिरीन वाज़ेह कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत का इख्तियार है। नून लीग के साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी कह चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बावजूद इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, मगर सदर मुमलिकत जो खबरों के मुताबिक 31 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान इस इख्तियार को इस्तेमाल करने वाले थे, वो अचानक खामोश हो गए हैं। और उनकी इस खामोशी को ऐवान सदर में 2 आम शख्सियात की मुलाकात के साथ जोड़ा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो खुद ये समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना उनका इख्तियार है, उन्होंने अब तक अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया है। और उनकी खामोशी से इलेक्शन में इल्तवा के मामले में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अब तक 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए किसी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया है।
और इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर या फरवरी में इंतखाबात कराने के लिए सरगर्म है और वो जल्द इस हवाले से किसी तारीख का ऐलान कर सकता है। यानी इलेक्शन के मामले पर गैर यकीनी बरकरार है और इस सियासी गैर यकीनी के दौरान ही मुआशी गैर यकीनी में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटक जेल में 1 महीने से कैद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, मगर किसी दरख्वास्त में भी इमरान खान को कोई फौरी या अबूरी रिलीफ नहीं मिला है। पहले साइफर केस की समाअत अटक जेल में कराने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत कानून ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर अगली समाअत में वजाहत दी जाए और बताया जाए कि वजारत दाखिला मुतल्लिका वजारत बनती है, लेकिन वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर आज अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिकॉर्ड तलब करते हुए उनसे पूछा है कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने के बाद क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को साइफर केस में अडियाला जेल के बजाय अटक जेल में रखने का कोई फैसला हुआ था। इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। सिर्फ यही नहीं, आज इस केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील एक दफा फिर जेल में सहूलियात ना होने का शिकवा करते नजर आए। चेयरमैन पीटीआई के बैरक की खराब हालत बताते रहे, मगर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में दी गई सहूलियात पर अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अटक जेल में बी क्लास ही नहीं है, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। हुक्काम कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया है। अडियाला जेल ज्यादा महफूज है या अटक जेल, ये सबको मालूम है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रात को नींद नहीं आती, उनको जहां रखा गया है वहां छत नहीं है, पानी भी गिरता है और मक्खियां भी हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हैं, बी क्लास भी मौजूद है। हमारा हक है कि इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फराहम की जाए। बुशरा बीबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई कि मैंने उसे मारा है। इस मौके पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जेल में A और B क्लास खत्म कर दी गई है। जेल में अब आम और बेटर क्लासेस मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में बेटर क्लास दी गई है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि अगर बेटर क्लास का ये हाल है तो आम क्लास का क्या हाल होगा। इस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो मसाइल थे वो दूर कर दिए गए हैं। बाथरूम का मसला था, उसकी दीवारें ऊंची करके सफेदी करा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को बेड, कुर्सी, 21 इंच का टीवी और 5 अखबार फराहम किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को खाना भी उनकी मर्जी से दिया जाता है। 5 डॉक्टर्स भी तैनात किए गए हैं। उन्हें 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में तो वो अंडर ट्रायल मुलजिम हैं, क्या दौरान ट्रायल भी जेल तब्दील हो सकती है? ट्रायल तो इस्लामाबाद में होना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा मुअत्तल होने के बाद अटक जेल में रखने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह करें। ट्रायल कोर्ट ने अडियाला जेल में रखने का कहा तो अटक जेल में क्यों मुंतकिल किया गया? क्या अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की दरख्वास्त की थी? इस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि आईजी के पास किसी भी कैदी को एक से दूसरी जेल में मुंतकिल करने का इख्तियार है। इमरान खान के वकील ने कहा कि जब यह दरख्वास्त दायर की गई थी तो तब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सजा हुई थी। चेयरमैन पीटीआई की सजा अब मुअत्तल हो चुकी है और उन्हें जमानत मिल चुकी है। चेयरमैन पीटीआई का दौरान हिरासत स्टेटस अब तब्दील हो चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह बात दुरुस्त है कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त सजा नहीं काट रहे हैं। इमरान खान एक और अंडर ट्रायल केस में हिरासत में हैं। इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में ही रखा जाता है। अगर अटक से उठाकर कोट लखपत ले जाते हैं तो क्या हर पेशी पर लाया जा सकता है? कोट लखपत जेल से तो 5-6 घंटे का सफ़र है। अटक जेल से इस्लामाबाद का सफ़र कितना है? तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि अटक से इस्लामाबाद 1.5 घंटे का सफ़र है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर कहा कि जिस गाड़ी में ये लाते हैं उसमें 10-15 मिनट ज़्यादा ही लगते होंगे। क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का कोई फैसला हुआ था? मैं इस दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी करूँगा। तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि मैं इस हवाले से हिदायत लेकर आगाह कर सकता हूँ। इस केस की मज़ीद समाअत अब 11 सितंबर को होगी। इससे पहले आज साइफर केस की समाअत अटक जेल में कराने की नोटिफिकेशन के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि समाअत का मकाम तब्दील करने के नोटिफिकेशन पर 30 अगस्त की तारीख थी। सवाल यह है कि अगली समाअत भी जेल में होगी या नोटिफिकेशन सिर्फ एक समाअत के लिए था? तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये मुतालिका अदालत का इख्तियार है और कानून के मुताबिक उस अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर अदालत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई थी। वजारत दाखिला मुतालिका वजारत बनती है। वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन कैसे जारी किया? तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगते हुए जवाब दिया कि इस हवाले से हम हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर देंगे। तो फिर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा
कि हम केस ट्रायल कोर्ट में अगली समाअत से पहले रख लेते हैं। आइंदा समाअत पर अदालत को बताना होगा कि वजारत कानून ने किस इख्तियार के तहत नोटिफिकेशन जारी किया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त की वजह से हमारी जमानत की दरख्वास्त नहीं सुन रही है, इस वजह से चेयरमैन PTI को मजीद 6 दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि मैं इस हवाले से ऑर्डर कर देता हूँ कि हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायल कोर्ट पर इस दरख्वास्त की वजह से कोई पाबंदी नहीं है। ट्रायल कोर्ट पर पाबंदी तब होती कि जब हाई कोर्ट उसे कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 12 सितंबर को दोबारा इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी और 13 सितंबर को चेयरमैन PTI इमरान खान का जुडिशल रिमांड खत्म होना है और दोबारा समाअत होनी है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चेयरमैन PTI की 9 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसलों के खिलाफ समाअत शुरू हुई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या चेयरमैन PTI इमरान खान को इन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। तो इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि मेरी मालूमात के मुताबिक चेयरमैन PTI को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए, ये कैसे मुमकिन है कि जमानत खारिज हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। हम दूसरे फरीक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। अगर गिरफ्तारी हो चुकी है तो फिर जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करनी होगी और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आप अपनी दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हम आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अगर कहा जाए कि गिरफ्तारी हो चुकी है तो फिर भी मेरा केस वही का वही है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अभी जवाब आने दें, फिर आपके दलाइल सुनेंगे। इस मौके पर इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि चेयरमैन PTI को इन केसेस में आज के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत अगली जुमेरात तक मुलतवी कर दी। मगर अब कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की एक अहम दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत मुकर्रर है, जिसमें इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI को दीगर केसेस में गिरफ्तार करने से रोका जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 3 माह से जायद मुसलसल ज़ेरे हिरासत रहने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सख्त अदालती अहकामात के बावजूद मुसलसल जेल में है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अहकामात के बाद परवेज़ इलाही रिहा हो गए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने रिहाई देते ही फ़ौरन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज उन्हें पेश करने का हुक्म दे रखा था, मगर वहाँ भी उन्हें पेश नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस वक्कास रऊफ ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को कैसे नजरअंदाज किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस वक्कास रऊफ ने रिमार्क दिए कि अदालत के अहकामात को नजरअंदाज करना अलग मसला है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म मौजूद है तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। अदालती हुक्म बहुत साफ था, मगर उन्हें गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि परवेज़ इलाही को पिम्स लेकर गए थे, सिक्योरिटी की वजह से पुलिस लाइन में रखा, यहाँ लाना मुश्किल है। जस्टिस वक्कास रऊफ ने पूछा कि क्या यहाँ से ले जाते हुए कोई मुश्किल नहीं थी। परवेज़ इलाही को पेश करना किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि IG सुप्रीम कोर्ट और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी पर मुतल्लिका अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। तौहीन अदालत की कार्रवाई उन अफसरान के खिलाफ अलग से जारी रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। अफसरान 7 रोज़ में अपना जवाब दाखिल कराएं। इसके बाद अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में पेश किया और परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा में तफ्तीश का कोई जिक्र ही नहीं है। परवेज़ इलाही के खिलाफ पुलिस के पास कुछ तफ्तीश करने के लिए है ही नहीं। अदालत को देखना होगा कि क्या वाकई उनसे तफ्तीश दरकार है भी या नहीं। सूरत हाल ऐसी है कि कल वकला एक दूसरे की जमानतें करवा रहे होंगे। शाह महमूद का मैं वकील था, इसी केस में जमानत कंफर्म हुई थी। परवेज़ इलाही की शनाख्त परेड की भी जरूरत नहीं, सारा मुल्क उन्हें जानता है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर लाहौर या पंजाब पुलिस को डिक्टेट नहीं कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया है। परवेज़ इलाही मार्च में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस को दरकार थे, इसलिए सबूतों को इकट्ठा करना है। मुखबर ने मुद्दई को बताया कि परवेज़ इलाही शामिल थे। डंडे, गाड़ियाँ और मददगार अफराद वगैरह के हवाले से परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड दरकार है और उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है।
अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए परवेज़ इलाही का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और परवेज़ इलाही की फैमिली से मुलाकात कराने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत में पेशी के मौके पर परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और बताया कि मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी है, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता हूं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, तो इस पर परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि बिल्कुल इरादा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी मुअत्तिल करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और इस्लामाबाद IG को हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को 6 सितंबर को यानी आज पेश करें, जबकि IG इस्लामाबाद के बाद मज़ीद 3 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कल शाम परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहाई देते ही इस्लामाबाद पुलिस ने ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद परवेज़ इलाही अपने वुकला के साथ जैसे ही गाड़ी में निकले तो पुलिस एहलकारों ने गाड़ी रोककर वुकला को नीचे उतार दिया और परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। परवेज़ इलाही के खिलाफ थाना CTD में SHO थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफ़ा शामिल है। ये मुकदमा 18 मार्च को दर्ज हुआ था, जिसमें परवेज़ इलाही को नामालूम अफराद के ज़ुमरे में गिरफ्तार किया गया है। आज की प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।